अरे रुकिए, क्या आप जानते हैं जिस यूपीआई पर आप इतना भरोसा करते हैं वो हर साल लाखों भारतीयों का जेब खाली कर रहा है। एक सिस्टम जो हमारी डिजिटल दुश्मनों को रास्ता दे रहा और एक ऐसी जालसाजी जो आपको पता भी नहीं चलेगी और आपके बैंक अकाउंट से पैसा उड़ जाएगा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये वो कहानी है जो आपको बैंक और सरकार नहीं बताना चाहता। क्या आरबीआई जानबूझकर चुप है और क्यों? हाँ, आप अगला शिकार बन सकते हैं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक चेतावनी है। भारत के सबसे बड़े डिजिटल स्कैम का पर्दाफाश आप या फिर आपके परिवार में से कोई हो सकता है। अब यूपीआई भारत की पहचान बन चुका है। चाय वाले से लेकर के बड़े दुकानदार और मॉल तक सब इसी का उपयोग करता है। इसने हमें कैशलेस इकोनॉमी की तरफ धकेला और लेन देन को आसान बना दिया। लेकिन ये सोचकर आपको भी शायद सुकून मिल रहा होगा कि आपका पैसा अब सेफ है। लेकिन क्या ये वाकई सच है या फिर इसके पीछे कोई एक डिजिटल क्रांति का काला साया छुपा हुआ है? एक ऐसा साया जो साल 2023 में 10 लाख से ज़्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया और उनकी खून पसीने से की गई कमाई को छीन ली। ये मैं नहीं कह रहा, ये आरबीआई के आंकड़े और भारत सरकार द्वारा दिए गए पार्लियामेंट में बयान कह रहे हैं। मिलिए रमेश से, एक छोटे से किराना स्टोर के मालिक, दिन रात पाई करके पैसे जमा किए। पिछले साल दीपावली के टाइम उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया कि आपके बिजली बिल बकाया है, इसे तुरंत भुगतान करें अन्यथा आपकी लाइट काट दी जाएगी। रमेश घबरा गए। उसने एक लिंक पर क्लिक किया और एक ओटीपी डाला। अगले 5 मिनट में उनके अकाउंट से 2 लाख रुपए गायब हो चुके थे। रमेश ने बैंक को कॉल किया, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, लेकिन नतीजा शून्य। पुलिस ने रमेश से कहा कि आपका ही फॉल्ट है क्योंकि आपने ओटीपी खुद दिया था। बैंक ने पल्ला झाड़ लिया। रमेश जैसे लाखों लोग हर साल इस स्कैम का शिकार होता है और आखिर में दोष उन्हीं के माथे पर थोप दिया जाता है। ये धोखेबाज सिर्फ एक तरीके से आक्रमण नहीं करते, उनके पास हथियारों का पूरा जखीरा है। आइए समझते हैं कि कैसे ये आपके सिस्टम में घुसपैठ करते हैं। नंबर 1 में आता है फिशिंग लिंक। आपने देखा होगा कभी आपके फ़ोन में आता है केवाईसी अपडेट करें, आपने लॉटरी जीती है या फिर कोई सरकारी जॉब या फिर कोई सरकारी स्कीम। ये सब फेक लिंक्स हैं। आपका एक क्लिक और आपकी पर्सनल जानकारी उनके पास। नंबर 2 पर आता है विशिंग, वॉइस विशिंग। कभी कभी स्कैमर आपको बैंक अधिकारी बनकर कॉल करता है और आपको कहता है आपका अकाउंट बंद होने वाला है। आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। फिर आपसे वो कहता है आप हमें एक ओटीपी दीजिए और जैसे ही आप ओटीपी बताते हैं आपका पूरा बैंक अकाउंट, आपकी पर्सनल जानकारी सब उनके पास चले जाता है। यकीन मानिए इनकी स्क्रिप्ट और बोलने की अंदाज इतनी सॉलिड होते हैं कि बड़े बड़े पढ़े लिखे भी इनके जाल में फंस जाते हैं। नंबर 3 पर आता है सिम स्वैप। ये सबसे खतरनाक है। आपके सिम को ब्लॉक करवा कर नया सिम हासिल करना, फिर आपके सारे ओटीपी उनके हाथ में और आपका बैंक उनके इशारे पर। नंबर 4 पर आता है रिमोट एक्सेस ऐप। कार्य सहायता के नाम पर एनीडेस्क, टीम व्यूअर जैसे ऐप को डाउनलोड करवाना। एक बार एक्सेस मिला तो फिर आपका फ़ोन उनका हो जाएगा। 5 नंबर पे आता है फेक क्यूआर कोड। छोटे दुकानदार अक्सर इसका शिकार होते हैं। कभी कभी स्कैमर आपके पास आता है, पेमेंट करता है और आपको बोलता है कि पेमेंट फेल हो गया, दोबारा स्कैन करना है और फिर पैसे आपका अकाउंट से कट जाता है। सवाल ये है कि ये सब हो कैसे रहा है? क्या हमारे यूपीआई सिस्टम में कोई मूलभूत खामी है? विशेषज्ञ बताते हैं कि असली समस्या टेक्नोलॉजी से ज़्यादा मानवीय फैक्टर और सिस्टमेटिक लूपहोल्स में है। ऑथेंटिकेशन गैप्स। कई बार यूपीआई को आसान बनाने के चक्कर में कई जगह सिक्योरिटी चेक कमजोर पड़ जाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की कमी। एक बार फ्रॉड होने के बाद पीड़ित को पता ही नहीं चलता है कि वो अब कहां जाए। बैंकिंग सिस्टम का पुराना ढांचा। डिजिटल फ्रॉड को डील करने के लिए बैंक अभी भी पुरानी प्रक्रिया को अपनाते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेमेंट सिस्टम का रेगुलेटर है। सवाल यह है कि जब लाखों लोग ठगे जाते हैं तो आरबीआई क्या कहता है? उन्होंने गाइडलाइंस तो जारी की है, लेकिन क्या ये काफ़ी है? और क्यों बैंकों पर इसकी जिम्मेदारी तय नहीं हो रही? डेटा कहता है कि आपके साथ फ्रॉड होने के बाद आपका पैसा रिकवरी होने का चांस ना के बराबर है। रिकवरी रेट सिंगल डिजिट में है। शिकायत करने के महीनों बाद तक कोई कार्रवाई नहीं होती। बैंक अक्सर कस्टमर पर ही सारा दोष डाल देते हैं।
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि अगर ग्राहक की गलती पूर्व ना हो तो बैंक को इसकी मुआवजा देनी चाहिए। भारत में ऐसा क्यों नहीं होता? क्या आरबीआई जानबूझकर इस गंभीर समस्या पर सख्त एक्शन नहीं लेते हैं ताकि डिजिटल इंडिया का सक्सेस स्टोरी खराब ना हो, या उन्हें खुद इन फ्रॉड से निपटने का रास्ता नहीं पता? ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। एक छोटे परिवार जो महीनों तक कमाते हैं, उनके लिए 5 लाख 10 लाख बहुत बड़ी रकम है। इसका सीधा असर उनके बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है, उनका स्वास्थ्य पर पड़ता है और उनकी मानसिक स्थिति पर पड़ता है। हमने ऐसे कई लोगों को देखा है जो ठगी का शिकार हुआ है। वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि सबसे ज़्यादा दुख हमें इस बात की है कि सिस्टम उसकी मदद नहीं करता है और उन्हें लगा कि उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। ये डिजिटल धोखेधड़ी सिर्फ एक अपराध नहीं, ये मानसिक घाव है जो हमारे समाज में अविश्वास पैदा कर रहा है। क्या हम इन धोखेधड़ियों को रोक सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को बदलना होगा। नंबर 1, कड़े नियामक कानून। आरबीआई को सख्त कानून बनाने होंगे। फ्रॉड होने पर बैंकों की जवाबदेही तय करनी होगी और रिकवरी को प्राथमिकता देनी होगी। जैसे यूरोपीय देशों में फ्रॉड होने पर बैंक को एक निश्चित समय पर पैसा वापस करना पड़ता है। नंबर 2, एडवांस एआई आधारित सुरक्षा। सिर्फ यूजर को अलर्ट करके काम नहीं चलेगा। बैंकों को एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करके हास्यास्पद ट्रांजैक्शन को खुद रोकना होगा, जैसे क्रेडिट कार्ड कंपनियां करती हैं। नंबर 3, सार्वजनिक जागरूकता अभियान। सरकार को विज्ञापनों से आगे बढ़कर हर घर जाके बताना होगा। स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को एक अलग से पाठ दिया जाए जिससे कि फ्रॉड से कैसे बचे, और वो बच्चे को भी बता दिया जाए कि वो अपने गाँव में इसके लिए मेहनत करें। लीगल रिसोर्सेज को आसान बनाएं। साइबर पुलिस और बैंकों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन हो ताकि पीड़ित को इधर उधर भटकना ना पड़े। एक सिंगल विंडो सिस्टम हो जहां से पूरी मदद मिल सके। नंबर 5, उपयोगकर्ता की जिम्मेदारी। हमें भी सतर्क रहना होगा। ओटीपी किसी को ना दे और अनजान आए हुए लिंक को क्लिक ना करें और अपने बैंक से वेरीफाइड किए बिना कोई पेमेंट ना करें। यूपीआई एक बेहतरीन तकनीक है, लेकिन इसके डार्क साइड को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार, आरबीआई और हम सबको मिलकर इसे सुरक्षित बनाना होगा। आपकी एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी भर की कमाई ले जा सकती है। जागरूकता ही बचाव है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि कोई फिर रमेश जैसा शिकार ना हो। आप क्या सोचते हैं? क्या आरबीआई को और ज़्यादा सख्त होना चाहिए? इसमें हमें बताएं। और आपको ये एनालिसिस अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं मुनकी सली। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।